अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। थकन से मेरा बुरा हाल था। पूरे 2.5 घंटे ग्रोसरी स्टोर में गुजारकर सामान से लदे हुए थैले उठाकर जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह में जैसे कड़वाहट घुल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, मगर ठंडे ठंडे लाउंज में सोफे पर नींदराज अंकल शहजाद इंतहाई आराम और इन्हमाक से अखबार का मुतालिया फरमा रहे थे। मेरी आहट महसूस करके उन्होंने अखबार के पीछे से अपना चेहरा नमूदार किया। मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए इनको सलाम किया, जिसका जवाब देते ही उन्होंने दोबारा अखबार अपने खूबरू चेहरे के आगे कर लिया। अरे काशिफ, आ गई बेटा। ज़ोहरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई, जो उन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, मैं इस सड़ी हुई गर्मी में चाय के नाम से ही घबरा गया। मैं बस चलता हूँ, आप ये सौदा चेक कर लें। मैंने रसीद उन्हें थमा दी। अच्छा, ज़ोहरा खाला ने रसीद थाम ली। मैं तो कह रही थी कि एक कप चाय ही पी लेते। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकल गए तो मुझे ख्याल आया कि बिजली का बिल तो कब से आया रखा है, अब घर जाते हुए इसे जमा करवा दोगे। वो मुझे मुल्तजी नज़रों से देखकर बोली, कोई बात नहीं खाला, आप बिल ला दें, मैं अभी जमा करवा देता हूँ। जब तक खाला अंदर से बिल और पैसे निकाल कर लाई, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पीता रहा। अब तमाम अनजान लोग तो मुझको सख्त बदलिहाज और कामसो चोर समझ रहे होंगे कि एक ज़रा सी ग्रोसरी लाने पर मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है और साल से है। वो कहते हैं ना, होता है मेरी जान, होता है। तो जनाब, ये ग्रोसरी या ये बिल, ये पोल्ट्री, ये कोई आज की कल या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। ज़ोहरा खाला मेरी अम्मी की कज़न होती हैं। इनमें और मेरी अम्मी में बड़ी गहरी दोस्ती है। इनके बचपन से इनके और मेरी अम्मी की शादियाँ भी तकरीबन आगे पीछे ही हुई थी। अम्मी बताती हैं, ज़ोहरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खतून हुआ करती थी। सांवली सुलोनी दुबली पतली, न जाने किस तरह इनका जैकपॉट निकल आया। इस वक्त तो इनको ऐसा ही लगा होगा कि इनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। अंकल शहजाद पोस्ट ऑफिसर थे और बिलाशक व शुबा बेहद हैंडसम थे। किसी हसीन औरत की शादी अगर किसी गए गुजरे से हो जाए तो अच्छी निभी जाती है, लेकिन अगर कोई आम सी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पल्ले बांधी जाए तो बस जी, सारी ज़िंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती महसूस होती है। और अंकल शहजाद तो वजाहत के सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े थे, फिर ख़ानदानी और पढ़े लिखे। ज़ोहरा खाला तो इनकी पुजारन ही बन गई। यानी अंकल शहजाद इस शादी पर राज़ी कैसे हो गए। हालांकि इस वक्त कई लड़कियां दिल ही दिल में इनकी तलबगार थी, बस इनकी एक इशारे की देर थी। मगर अंकल शहजाद की अम्मा तो सीधा इनका रिश्ता ज़ोहरा खाला के लिए ले गई थी। मेरी अम्मी को तो सारी ज़िंदगी शक रहा कि शहजाद अंकल की अम्मा जान ने जानबूझकर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की को छोड़कर ज़ोहरा खाला का इंतखाब किया। इसलिए किया था ताकि वो इनके दिल पर राज न कर सके और इनका बेटा कभी इनके हाथों से ना निकले। और थोड़े से फ़र्क के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कौन से फ़र्क के साथ? ठहरी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। आज से कोई 25-26 साल पहले अंकल शहजाद की शादी ज़ोहरा खाला से करार पा गई। जैसा कि मैंने कहा, ये एक खासी बेजोड़ शादी थी। ठीक ठाक सांवली, बेहद दुबली पतली आम सी ज़ोहरा खाला और बेहद खूबसूरत स्मार्ट अंकल शहजाद। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मगर जब वो अपनी ओपन जीप में जंगलात के दौर पर आते जाते तो बिल्कुल हीरो लगा करते थे, वो भी हॉलीवुड के। शहजाद अंकल ने अपनी बेजोड़ शादी पर दिल मेला नहीं किया। इनके पास दिल बहलाने का बहुत सामान मौजूद था। इनके कई अफेयर्स पूरे ख़ानदान के इल्म में थे। वो ज़्यादातर तो घर से बाहर रहते ही थे। रफ्ता रफ्ता दौरों में और इजाफा होता गया और उन्होंने जैसे घर आना छोड़ दिया। चंद सालों में इनके यहाँ 2 बेटियां भी हो गई, ऐमन और समन। मगर बच्चियों की पैदाइश ने अभी इनके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं डाला। मैं और उनकी बड़ी बेटी ऐमन तकरीबन हम उम्र थे। इस वक्त हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मैं और अम्मी अक्सर ज़ोहरा खाला की तरफ चले जाते थे। शहजाद अंकल तो कभी घर में होते ही नहीं थे। इनकी अम्मा इस वक्त हयात थी। अपने हाथों से जानबूझकर कराई गई इस शादी का सारा इल्ज़ाम वो इंतहाई डटाई से ज़ोहरा खाला पर डाला करती थी और अंकल शहजाद के घर से लाताल्लुक़ रहने की वजह ज़ोहरा खाला की कम सूरत को ठहराती थी। कभी कभी इल्ज़ाम का रुख सिर्फ 2 बेटियों की तरफ मुड़ जाता, जैसे ये बेटा ना हो सकने की गुनाहगार सिर्फ ज़ोहरा खाला हो। ज़ोहरा खाला बेचारी अपने नाकर्दा गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा करती थी और चुपके चुपके आंसू बहाती थी। कभी कभार जब अंकल शहजाद शायद मुंह का मज़ा बदलने को घर तशरीफ लाते तो ज़ोहरा खाला को एक कनीज से ज़्यादा हसीयत कभी ना देते।
इनका काम सिर्फ खाना रखने, कपड़े धोने और इस्त्री करने का रह जाता था। मगर ज़ोहरा खाला इस पर भी लाख लाख शुक्र बजा लाती कि कम से कम इनके अपालू इनकी नज़रों के सामने तो हैं और देवता को तो सिर्फ पूजा की जाती है, शिकायत नहीं की जाती। बहरहाल वक्त आगे बढ़ा और अंकल शहजाद के बेइतनाई और लाताल्लुकी बाकायदा नापसंदीदगी में बदलने लगी। ज़ोहरा खाला की सास भी बानक दिल दहल अंकल शहजाद के दूसरी शादी का ऐलान करने लगी थी। आए मेरा बच्चा घर की शक्ल भूल गया, वो हर आने जाने वाले के सामने दोहराती। वो भी क्या करे जब ऐसी मनहूस सूरत औरत घर में मौजूद हो। स्याह रात बनकर छा गई है मेरी चांद जैसे बेटे की ज़िंदगी पर। न जाने सासों में ये कौन सी हिस्स पाई जाती है, सारे ज़माने से छान फटक करके जिस जिस दुल्हन को लेकर आती हैं, चंद दिनों में ही इनमें सारे ज़माने की बुराइयां ढूंढ निकालती हैं। खैर ये तो अंकल शहजाद की अम्मा के ख्यालात थे। न जाने किस तरह अपने बेलगाम ज़बान अपनी बहू को दिल को छलनी कर देने के हिसाब किताब उन्होंने खुदा के सामने चुकाए होंगे। शुक्र है वो एक और बोझ अपने साथ जाने में कामयाब ना हो सकी, यानी अंकल शहजाद की दूसरी शादी करवाने का बोझ। हालांकि उन्होंने कम हाथ पैर नहीं मारे थे, मगर अंकल शहजाद के नसीब में कोई बाज़ाब्त दूसरी शादी लिखी ही नहीं गई थी। लेकिन इनके नसीब में कुछ अजीब इत्फाकात और ज़रूर दर्ज थे, बेहद पुरस्कार, बहुत होलनाक। हुआ कुछ यूँ कि किधर घर की शक्ल ही ना देखते थे और कहाँ वो ऐसे घर लौटे कि फिर घर से कदम बाहर निकालना छोड़ दिया। कैसी आवारगी, कैसी तफरी, यहाँ तक कि कैसी नौकरी, सब छोड़ छाड़ दिया। सिर्फ हर वक्त ज़ोहरा खाला को आवाज़ें लगाते, बस तुम हर वक्त मेरे पास रहा करो, वो इल्तिजा करते। ज़ोहरा खाला की सास के तन बदन में आग लग जाती। हाँ, कलमुही ने ज़रूर कोई जादू टूना करवाया है, इनको पक्का यकीन था। मगर मामला इतना सादा नहीं था। अंकल शहजाद ने दर हकीकत नौकरी वोकरी सब छोड़ दी, कहीं भी आना जाना तर्क कर दिया। घर के सबसे अंदरूनी कमरे खौफजदा बैठे रहते, सिर्फ इस वक्त थोड़े मुतमईन नजर आते जब ज़ोहरा खाला इनके पास होती। ये सूरत हाल पूरे ख़ानदान वालों के लिए तशवीश का बायस बन रही थी। सबके बार बार पूछने पर उन्होंने एक वाक़या सुनाया। पिछले दिनों जब मेरा तबादला एक दूर दराज इलाके में हुआ था, तो वहाँ से मेरे साथ भयानक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। मैं एक शाम किसी सुनसान जगह से गुजर रहा था कि मेरी जीप एक झटके से रुक गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैं जीप से बाहर निकला और किसी की मदद की तलाश में पैदल चलने लगा। शाम का उजाला रात के अंधेरे में बदल रहा था। मैं जाने कहाँ निकल आया था। चलते चलते एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा किसी के लिबास की सरसराहट महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती। मैं घबरा कर वापस मुड़ गया, तेज़ तेज़ कदम उठाकर जीप के करीब पहुंच गया। तेज़ चलने से मैं हांफ गया था, मगर मेरे साथ चलने वाली मखलूक भी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे मेरे पीछे भागकर वो भी थक गई हो। शुक्र है कि जीप फ़ौरन स्टार्ट हो गई। मैं अंधी तूफान की तरह गाड़ी भगाता घर आ गया। मुझे रहने के लिए जो घर दिया गया था वो बहुत ही पुराना था। इस कमरे में तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल था। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था। वो मेरे लिए खाना बना देता था और सफाई वगैरह किया करता था। मेरे रहने के लिए इसने 2 कमरे साफ करा दिए थे। बाकी घर काट कबाड़ से भरा हुआ था। घर के 3 तरफ बहुत बड़ा लॉन था जो बिल्कुल उजाड़ था। इसमें सिर्फ बेतहाशा बढ़ी हुई झाड़ियाँ लगी हुई थी। कई दरख्त भी लगे हुए थे जिनको देखकर अंदाज़ा हो सकता था कि बहुत कदीम है। जब मैं सोने लेटा तो वो पुरस्कार वाक़या मुझे याद आ गया। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं था, मगर एक अजीब कैफियत मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई अनजानी चीज़। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा इसको आवाज़ दूँ कि मेरे कमरे में नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा, साहब डर रहे हैं। न जाने कब मुझे नींद आ गई और न जाने किस तरह आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब बू फैली हुई थी, बहुत नागवार। मैं घबरा कर उठकर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से आवाज़ टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला बुरी तरह जंग आलूद हो। आवाज़ रफ्ता रफ्ता तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ कि कमरे में दमक होने लगी। इस तरह वो बदबू भी तेज़ हो रही थी जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया ये बदबू तो शाम में भी महसूस हुई थी जब मेरी जीप बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में गुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज़ देने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला।
टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सरकाया और उफ, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने उजाड़ बियाबान लॉन में इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे इस पुरस्कार घर में चांद की मध्यम रोशनी में वो झूले पर बैठी हुई थी। लंबा सफेद लिबास पहने, अपने सारे लंबे बाल आगे अपने चेहरे पर डाले, सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पर्दा वापस आगे कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज़ अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सील चल रहा हो। फिर इसके बालों की ओट में से इसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें मुझ पर जम गई। इसके सियाह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई, वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह उठते ही मैंने अपना सामान उल्टा सीधा पैक कर लिया। शफीक मेरे इस अचानक फैसले पर हैरान रह गया। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी साहब, इधर कोई असीब वसीब नहीं है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। वो इसलिए कि भूत और चुड़ैलें रात के हमसफ़र होते हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बेचकर सो रहे होते हो। मैंने तल्खी से कहा। पूरी रात एक चुड़ैल लैन में पिकनिक मनाती रही, झूले झूलती रही, तुम्हें पता ही नहीं चला। चुड़ैल झूला? कौन सा झूला साहब? बाहर तो कहीं कोई झूला नहीं है। शफीक हैरान रह गया। अच्छा, कोई झूला नहीं है तो ये क्या? मैं इसको बाजू से घसीटकर खिड़की के पास लेकर आया और पर्दा सरका दिया और मुझको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लॉन में दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ कोई झूला नहीं था। देखा साहब, शफीक ने फातिहाना अंदाज में कहा, ज़रूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा, मगर मुझे 100% यकीन था कि मेरा साथ पेश आने वाला वाक़या वहम नहीं था। मैंने शफीक की एक ना सुनी और वापसी के लिए निकल गया। हालांकि सूरज की तेज़ रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, मगर मेरा डर दूर होकर नहीं दे रहा था। बार बार वो सफ़ेद लिबास वाली मखलूक और वो झूला आंखों के साथ आगे आ रहा था। वो मंजर जब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी, उफ, इसका भयानक चेहरा मुझे याद आ गया और जीप एक झटके से रुक गई। और वो सुबह मैं जल्दी में रेडिएटर में पानी डालना भूल गया था। मुझे ख्याल आया, मैंने तो सुबह जल्दी की वजह से एक कप चाय भी नहीं पी थी। मैं जीप से बाहर निकल आया, शायद कोई मदद मिल जाए। अरे ये तो वही जगह है। थोड़ी दूर चलकर मुझे याद आया जहाँ मैं कल भटक गया था। मुझे एकदम डर लगने लगा। मैं जल्दी से भागकर जीप में आकर बैठ गया, फिर से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और वो स्टार्ट हो गई, मगर अचानक गाड़ी में एक तेज़ बू फैल गई, कुछ जलने की बदबू। इस बू को पाकर मैं पहचानने लगा था। मेरे दिल की धड़कन बुरी तरह तेज़ हो गई थी। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी, इस लंबे सफ़ेद लिबादे में, बाल आगे चेहरे पर डाले। मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। इसकी मनमनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ जब से तुमको देखा है, मगर मैं कैसे ना डरता। इसकी आवाज़ भी किसी की सूरत की तरह बहुत डरावनी थी। देखो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे डरकर ही वापस जा रहा हूँ। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं रोने वाला हो गया। पीछा तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसकी खौफनाक मुस्कुराहट गायब हो गई, इसकी आंखें गुस्से में भर गई। मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। न जाने कैसे मैंने घर तक का सफ़र तय किया। वो इसी तरह मेरे बराबर बैठी रही। घर पहुंचकर वो एकदम गायब हो गई। मैंने कुछ सुकून का महसूस किया, मगर वो तो वहीं थी मेरे साथ, सिर्फ वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। मगर जैसे ही मैं अकेला होता वो आ जाती, मुस्कुराते हुए, बिला वजह कहके लगाते हुए। वो एक पल को मेरी जान नहीं छोड़ती थी। जब मैं वॉशरूम जाता तो बाहर दरवाजे से लगकर खड़ी होती। वो मेरे सिवा किसी को नजर नहीं आती थी। इसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना देती। आराम से कमरे के किसी कोने में मौजूद अपने बालों की ओट से मुझे देखती रहती। और कभी कभी तो रात को मेरी आँख खुलती तो छत से उल्टी लटकी मेरे ऊपर झुकी होती थी। इसने मुझे इतना खौफजदा कर दिया कि डर से मेरा दिल बेहद कमज़ोर हो गया। सिर्फ इस वक्त चली जाती जब मेरी बीवी मेरे साथ होती थी। रकाबत की आग इस चुड़ैल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अंकल शहजाद ने सारा किस्सा तफसील से और डर से कांपते हुए सुना दिया था। किस्मत के खेल कितने निराले होते हैं। सारी ज़िंदगी हसीन ख्वातीन से दिल लगी करने वाले अंकल शहजाद एक सच्ची आशिक के हाथों दिल के मरीज़ बन गए। अब क्या किया जाए? जो आशिक एक चुड़ैल थी, एक अरसा तक जिसकी बीवी के साए से बच्चे थे, अचानक इसके आंचल में पनाह मांगने लगे। खैर, न जाने यह अजीब पुरस्कार खेल कब तक चलता रहा। अंकल ने नौकरी छोड़ दी, कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क कर दिया। पीला चेहरा लिए घर के किसी कोने में अकड़ू बैठे थे, थर थर कांप रहे थे। पुराने ज़माने की चंद खूबसूरत रवायतों में से एक ये भी है कि घर ज़्यादातर
ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کا ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں کے بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی نہ ہی تو اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی، اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلی کہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتی تھی۔ 1.5 سال گزرے۔ شہزاد انکل کی اماں آخرکار دنیا چھوڑ گئی۔ بچیاں بڑی ہو گئی۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ خیر یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں نے اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں، مگر اب میں اس اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا نہ انکل شہزاد کے اس پروپیگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری نہ ہی کوئی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے ہر اعتبار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید خوفزدہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر کی ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہر حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہو، جیسے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ہیلو کاشف بھائی، سمن کی ایک سخت گھبرائی ہوئی آواز میں سے میں بھی گھبرا گیا۔ ہاں سمن کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ وہ کاشف بھائی امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں، ابو نے کہا ہے آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر کو لے آئے۔ میں زہرا خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ابو کا نام سن کر بری طرح تپ گیا۔ تو مصروف ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے؟ ہاں مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہے۔ خیر خود پر کنٹرول کر کے سمن کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو نیند سے اٹھا کر خالہ کے گھر لے گیا۔ شکر ہے خطرے کی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے انکل پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور ایمن اور سمن ڈری سہمی زرد رنگت والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، سر پر باپ کے موجود ہوتے ہوئے بھی۔ کیا عمر ہوگی اس وقت انکل کی؟ میں نے دل میں حساب لگایا، 52 یا 53 سال۔ وہ بالکل جوان نظر آتے تھے، بقول ان کے وہ دل کے مریض بن چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے ایک زہریلی نگاہ ان پر ڈالی، ان کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے، چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یقیناً میرے بڑے بھائی لگ رہے ہوں گے، مجھ سے کہیں زیادہ وجیہہ بڑے بھائی۔ کاشف بھائی آپ آج یہیں رک جائیں پلیز، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈر لگ رہا ہے، سمن نے التجا کی۔ میں ویسے تو اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا، مگر رات کو رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر سمن کے پیلے پڑے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں امی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ سمن مطمئن ہو گئی۔ میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے ایک آفت محسوس کی، مگر سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا ہوگا۔ ایک عجیب بدبو محسوس ہو رہی تھی، جیسے جیسے کچھ جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چر چر، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، زنگ آلود جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملغجی روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا، سفید لباس میں، بال آگے ڈالے۔ وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسائے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس بھیانک چہرے کو جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا،
وہ کہیں زیادہ مقربہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائی۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظریں جمائی۔ اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔ میں یہ جو منظر دیکھ رہا تھا، میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں صبح سمن کے اٹھانے پر جاگا۔ میں جلدی سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ انہوں نے بہت روکا کہ کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں، لیکن مجھ میں تو ہمت ہی نہیں تھی۔ میں گھر کے پہنچ کر ہی سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی شہزاد انکل کو برا نہیں سمجھا۔